हाय नमस्कार दोस्तों। एनआईएसएम के इस टेस्ट की तैयारी में ये चैप्टर 3 में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आपने चैप्टर 1 और 2 पूरा कर लिया होगा और उसके सारे मॉक टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट किए होंगे। तो आपको याद दिलाऊं कि आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, बहुत सेफ है। सेफ इन दैट सेंस कि वो उसका लीगल फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग है। मार्केट रिस्क उसमें है, यानी आपके लगाए हुए 1 लाख रुपए 90,000 हो सकते हैं, 80,000 भी हो सकते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी का वो शिकार हो सकता है, मगर आपका प्रोडक्ट स्ट्रक्चरली सेफ है। तो वो कैसे है, कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके कारण म्यूचुअल फंड सबसे सिक्योर्ड प्रोडक्ट माना जाता है, जहाँ से कोई पैसा लेके भाग नहीं सकता, जहाँ किसी तरह का गबन नहीं हो सकता, जो अकाउंटेबिलिटी है वो पूरी तरह प्योर है, इन्वेस्टर्स अच्छे से प्रोटेक्टेड हैं। तो इन सब बातों को समझाने के लिए ये चैप्टर 3 यूज़ किया गया है। तो आपको इसमें इन की पॉइंट्स पे नज़र रखनी होगी कि म्यूचुअल फंड कैसे ऑपरेट करता है, उसका लीगल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क क्या है, और वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कैसे सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ द की थिंग यू हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सेबी पूरी तरह से इंश्योर करता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करें तो आपके आने पाई से आपका हिसाब क्लियर रहे, आपको पता रहे कि आपने कितने पैसे लगाए, उसके बदले क्या यूनिट्स मिला, उस दिन जो यूनिट्स का भाव था पर यूनिट का वो सही हो, सच्चा हो। रोज़ के तौर पे आपको सुबह सुबह वो भाव मिल जाया करे, ताकि आपको पता हो कि आज आपके टोटल यूनिट्स की वैल्यू क्या है। तो इस पूरे क्रम में आपको समझना होगा स्पॉन्सर कौन होता है, ट्रस्टी क्या होता है, एएमसी क्या होता है, कस्टोडियन कौन होते हैं। ऑल्दो हमने पिछले चैप्टर्स में आपको इनसे परिचय करा दिया था कि ये लोग की प्लेयर्स हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट्स है म्यूचुअल फंड की दुनिया में, और सबके अपने अपने दूसरे दूसरे रोल हैं। बट इस चैप्टर में उनके बेसिक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात की गई है, जिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो आपको इन सब चीज़ों के गारंटी देता है कि ये है ट्रांसपेरेंट है, इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड है, ये सब के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं। आपको मतलब जो निवेशक होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है, उसको म्यूचुअल फंड, हर कंपनी जो म्यूचुअल फंड का स्कीम लाती है वो ये डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराती है, जिसे हम स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं, सिड, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं, किम, या फिर स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं, साई। तो ये, और साथ में ट्रस्ट की डीड, जो ट्रस्ट बनता है, म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक ट्रस्ट है, ऐसा आपने सुना होगा, तो उसकी एक ट्रस्ट डीड को भी समझना है। तो ये पूरा क्वेश्चंस जो है इन्हीं बातों के ऊपर आधारित है। तो चलिए सबसे पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी के बारे में जानते हैं। 96 में सेबी को फुल पावर दे दी गई थी, और सारे जितने भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स थे, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स थे, इन सब की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी सेबी की थी। तो अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन आ जाए कि सेबी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द फाइनेंशियल मार्केट, सो सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्शन तो है ही है, एजुकेशन भी है। सो रेगुलेटर का मतलब पुलिस मैन हुआ, एक वॉचडॉग हुआ, जो इस अपने इंडस्ट्री में जो कुछ भी वो रेगुलेट कर रहा है उसके ऊपर नज़र रखता है, देखता है कि कुछ गलत ना हो जाए, और वो सारी बातों का ख्याल रखता है कि का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। सो लीगल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और सेबी की लीगल स्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा था कि इन लोगों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसी पे बेस्ड आपके एग्जामिनेशन आएंगे, मतलब पेपर्स आएंगे। तो अगर आपको मेरे फर्स्ट चैप्टर को याद हो, तो हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड एक व्हीकल की तरह है, कि गाड़ी को जो चला रहा है या उसको ड्राइव कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, और ये नियम का पालन करते हुए इस गाड़ी को सही से अपनी मंजिल फ्रॉम ए टू बी ले जाने वाला है, तो उस आदमी को, यानी इसे हम लोग एएमसी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये जो ड्राइवर है जो गाड़ी में बैठा हुआ है, एएमसी है, जो अपने सीट्स बेच रहा है, सीट्स को हम लोग यूनिट्स कहते हैं, है ना, यूनिट्स कहते हैं। सीट के जो भाव होते हैं, यानी कितने रुपए का किराया है,
उसे यूनिट के एनएवी कहते हैं। तो ये सब तो आपको मैंने लास्ट चैप्टर्स में ठीक से बता दिया था कि ये पूरे बस में लोग सवार होते हैं, लोग यूनिट्स खरीदते हैं, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, आप इसके थ्री समझ गए थे। तो ये ड्राइवर जो होता है उसके उसके से पहले भी एक बात है, वो ये कि ये बसों का पैसा कौन देता है, ये बस कहाँ से आई, बस चलाने के लिए ड्राइवर को तनख्वाह कौन देता है, ये सब कुछ शुरुआत चलो ड्राइवर बाद में टिकट बेच के अपनी कमाई कर लेगा, बट शुरुआत में ये बस को बनाने के लिए ड्राइवर, अच्छे ड्राइवर रखने के लिए, इन सब के लिए तो शुरुआती पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी ना। और उस पैसे की ज़रूरत और उस फंड की ज़रूरत को पूरा करने वाले व्यक्ति को स्पॉन्सर कहते हैं। नो, सेकेंड थिंग, जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्टी है ये कौन है? ये एक लाइन है जो आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट इन इंडिया। इंडिया में म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है। आपने सबसे पहला म्यूचुअल फंड सुना होगा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और वो क्यों है ट्रस्ट? क्योंकि ट्रस्ट जो होता है ये बेसिकली अपने फिड्यूशरी कैपेसिटी में म्यूचुअल फंड के एसेट्स होल्ड करता है। फिड्यूशरी कैपेसिटी मतलब इसको एक राइट मिलता है कि भाई जितने ये ओनर बैठे हैं बस में, अल्टीमेटली इन सब का ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, तो ये कहीं गाड़ी को गलत दिशा में ना लेके भाग जाए। जाना ए टू बी था और ये गाड़ी लेके निकल पड़ा सी की ओर, क्योंकि उसको वहाँ ज़्यादा फ़ायदा है, या फिर वहाँ पे कुछ इलीगल रास्ते हैं, या फिर रास्ते में रेड लाइट आया, स्टॉप था और ये रुका ही नहीं, ये ग्रीन लाइट समझ के निकल गया तो उसकी पेनल्टी कट गई, या फिर ऊंचे से गड्ढे में बेवजह कूदा दिया, जबकि ये बस में बैठाने समय कहा था कि मैं गड्ढे वड्ढे में बहुत धीमे से निकलूंगा, बट उसने बहुत तेज़ी से उस पर जंप कर दी। ऐसे कुछ भी सिचुएशन आएंगे तो कौन इस ड्राइवर को रोकेगा? स्पॉन्सर ने तो पैसा डाल दिया, कहानी ख़त्म। लेकिन गाड़ी चलाने में अब सारे ग्राहक बेचारे इस ड्राइवर के भरोसे बैठे हैं, तो इतना बड़ा रिस्क सरकार अपनी जनता को नहीं लेने देती। वो कहती है रुको रुको, मैं तुम्हें देता हूँ एक संरक्षक जो तुम्हारे इस ड्राइवर पे कंटिन्यूअस नज़र रखेगा, और वो जो होता है ट्रस्टी कहलाता है दोस्तों। तो ये जो ट्रस्ट होता है ये स्पॉन्सर ही अपॉइंट करता है, उसी का रोल है, उसी को एक ट्रस्ट अपॉइंट करना है, जिसके कुछ नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं जो आप किताब में पढ़ोगे। अभी के लिए इतना समझिए कि ज़रूर क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड के संरक्षण कौन है, तो संरक्षक कौन है, तो आपको कहना है ट्रस्ट। और म्यूचुअल फंड के यूनिट होल्डर जितने हैं इस बस के एक्चुअल मालिक हैं। तो ये भी क्वेश्चन होता है, हु इज़ द ओनर ऑफ अ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का ओनर कोई नहीं है भाई साहब, बल्कि यूनिट होल्डर ही है, और ये यूनिट होल्डर का संरक्षक फिड्यूशियरी कैपेसिटी में ट्रस्टी है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रस्ट कहा जाता है ना। ये ट्रस्टी जो होते हैं इनका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं बस अपनी ट्रस्ट डीड में जो लिखी हुई बातें हैं उसको फॉलो करूं। सो ट्रस्ट डीड जनता को पढ़ना अलाउड है, उसको मिलता है, वो पढ़ सकता है। उसमें लिखा होता है बस के सारे रूल नियम क्या है। ट्रस्ट की डीड में जो नियमावली लिखी होती है वो सेबी की होती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा एक ट्रस्ट किस नियम का पालन करता है ताकि उसके इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे, तो सेबी रेगुलेशन का पालन करता है। तो सेबी ने जो नियम बनाए हैं बस उसको ये आंख बंद करके देखना रहता है कि भाई उस नियम पे ही सब गाड़ी चल रही है। तो चलिए आप लोग समझ गए ट्रस्टी अच्छे से। अब एएमसी वो आप पहले ही समझ गए, ड्राइवर जो बस चला रहा है, इसकी कमाई ये है पूरे टिकट जो बिकते हैं, सारे टिकट बिकने के बाद उपरांत गाड़ी चलाने का डेली मेहनताना लेता है, उसी से एएमसी कंपनी चलती है। तो स्पॉन्सर ने तो उसमें शुरुआती पैसे डाल दिए, लेकिन उसके बाद डे टू डे रोज़मर्रा उसकी तनख्वाह, उसके एम्प्लॉय का खर्चा, बस चलाने का सब कुछ इस बस के टिकट की सेल से आता है। तो ऐसा नहीं है टिकट के सेल का पैसा सिर्फ वो ले लेगा, क्योंकि वो पैसे तो निवेश होंगे, इन्वेस्ट होंगे, तो वो इसमें से सिर्फ फीस ले सकता है, एक पर्टिकुलर चार्ज ले सकता है। वो चार्जेस सेबी ने कैप कर रखे हैं 2% और 2.25% इन डिफरेंट स्कीम, तो वो हम लोग अभी बाद में अगले चैप्टर्स में देखेंगे। कस्टोडियन वो होता है जो बस में जब पैसे आ जाते हैं टिकट बेच के सभी के और यूनिट बांट दिया जाता है, तो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ना। अगर वो अच्छा इन्वेस्ट नहीं होगा तो फिर तो सारा कुछ बेकार हो जाएगा, बस में बैठने का मज़ा ही नहीं है।
तो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जिस भी चीज़ में लगाया जाएगा, सोना, चांदी, शेयर, म्यूचुअल बॉन्ड एट्सेट्रा, तो जो भी इसमें पैसे लगाए जाएंगे, वो जो सिक्योरिटीज़ मिलेगी वो कहाँ रखी जाएगी? अगर वो रखी जाएगी स्पॉन्सर यानी ड्राइवर के घर में, तो ड्राइवर लेके भाग जाएगा। अगर वो रखी जाएगी कहीं इधर उधर सड़क पे, तो वो भी कोई और हो सकता है, थर्ड पार्टी चुरा के भाग जाए। तो इसीलिए जो भी इन पैसों से खरीद की जाती है, जो परचेज़ की जाती है सिक्योरिटीज़, उसे बहुत अच्छे से संभाल के रखा जाता है कस्टोडियन के पास। तो एक नियम होता है, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि इनमें से कौन कस्टोडियन नहीं हो सकता। तो कस्टोडियन कौन हो सकता है, पहले तो ये जानिए। कोई भी एनएसडीएल और सीडीएसएल के मेंबर्स कस्टोडियन हो सकते हैं। एनएसडीएल क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। और सीडीएसएल क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल, इनका काम है डीमैट में चीज़ों को रखना। लेकिन ये डीमैट खोलने वाली जो एजेंसीज होती हैं, मैनेज करने वाली एजेंसीज होती हैं, वो बनती है कस्टोडियन। जैसे एचडीएफसी बैंक हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, और ड्यूश बैंक हो सकता है, बहुत बहुत सारे ऐसे जनरली बैंक्स हैं। और भी ऐसे डीमैट कंपनीज हो सकती हैं जो आपके कस्टोडियन बन सकती हैं। लेकिन कौन नहीं बन सकता कस्टोडियन? ऐसी कंपनियों में से वो कंपनी जो स्पॉन्सर की है। यानी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अपने सारे शेयर्स एचडीएफसी बैंक में नहीं रख सकता, और अपने पैसे एचडीएफसी बैंक में नहीं रख सकता, उसे कोई और कस्टोडियन ढूंढना पड़ेगा। ऐसा क्यों नियम है? क्योंकि वरना वो अपने ही घर में रखा सामान अपने ही घर से लेके भाग सकता है। तो बड़ा सेबी ने बहुत सोच समझ के नियम बनाए हैं। तो ये कस्टोडियन हो गए। कस्टोडियन यहाँ देखिए लिखा है, स्पॉन्सर और एएमसी दोनों ही से उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ऑब्वियसली इनका काम होता है रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और ट्रांजैक्शंस और होल्डिंग देना। इसके ऊपर भी सेबी का बहुत नियम है कि भाई साहब, इसका बेसिक काम जैसा है सीट अलॉट करना, यूनिट अलॉट करना, और कोई यूनिट में से उतरना चाह रहा है तो उसके यूनिट का सही भाव उसको मिल जाए, उसके घर पे उसका पेमेंट पहुंच जाए। इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यही बेस रखने वाला है आपके पूरे इस करियर में, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन करियर में, आपके कॉन्फिडेंस का। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि म्यूचुअल फंड बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई घपला हो नहीं सकता, इसमें इन्वेस्टर्स कंप्लीटली सिक्योर है, प्रोसेसेस आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, और रेगुलेटर हमारा दिनों दिन इसमें और अच्छी अच्छी सुधार करता रहता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपको कब आती है? जब आप पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हो या फिर खुद देखते हो अपनी आंखों से। तो इसीलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अभी हम एक खोलने जा रहे हैं URL, sebi.gov.in फाइलिंग्स म्यूचुअल फंड्स HTML। इस URL में, और ये URL पता है, जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको अपने हर ईमेल के सिग्नेचर में या फिर अपने हर कम्युनिकेशन में हमेशा एम्बेडेड रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं सिड, साई एंड किम। SID is scheme information document, SI scheme a statement of additional information, KIM is key information memorandum। तो जब आप इस तीनों डॉक्यूमेंट को, इवन ट्रस्ट डीड, ये आप पब्लिकली देख सकते हैं। ज़रा हम इसको नज़दीक से देखते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और वहीं से इसमें से तैयारी करनी चाहिए। बजाय बुक पढ़ने के आपको एक्चुअल में सिड पढ़ना चाहिए, एक्चुअल में किसी का साई पढ़ना चाहिए, और एक्चुअल में किसी का किम पढ़ना चाहिए। तो हम तो देखिए, हम सेबी के उस वेबसाइट पे आ गए, और इस पोर्टल पे आपको ये तीनों चीज़ मिल रही है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। हम सबसे पहले अगर हम स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देखते हैं, और हम इसमें से एग्जांपल किसी पुराने एमसीज को उठाते हैं, आईसीआईसीआई का देखते हैं, तो हम कोई एक सिट खोल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ETF खोल लेता हूँ।
तो ये देखिए, ये जो सिड होता है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, इसके अंदर स्कीम की सारी बातें होती हैं, क्योंकि नाम ही है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। जब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर स्कीम का सारा जिक्र होगा। अब मान लो यहाँ मॉडरेटली हाई रखा गया है, ये सेबी के अपने एक रिस्कोमीटर पैरामीटर होते हैं जिसमें इम्पैक्ट, कॉस्ट और अदर चीज़ें लगाई जाती है। अगर आपको समझना है कि रिस्कोमीटर क्या होता है और कैसे तय होता है कि ये स्कीम मॉडरेटली हाई है, मॉडरेट है, तो उसके लिए आपको रिस्कोमीटर की और थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि इस चैप्टर के बियॉन्ड है। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लें कि रिस्कोमीटर टोटल हमारे सिस्टम में अब 6 हैं, यहाँ पे अभी 5 ही प्रेजेंट किया गया है, बट एक्चुअली 6 रिस्कोमीटर हैं। ये पुरानी स्कीम रही होगी तो उसमें 5 है। तो यहाँ पे जो भी रिस्कोमीटर का स्टेटस है वो दिखाता है, तो नेम ऑफ द ट्रस्टी, डिटेल, सब कुछ। और थोड़ा पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखता है, साई इज इनकॉर्पोरेटेड बाय रेफरेंस। For a free copy of the current SAI, please contact your nearest investor service center. SID should be read in conjunction with the SAI and not in isolation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्या सिड को बगैर साई के पढ़ना उचित है? बिल्कुल नहीं। सिड इज स्कीम इंफॉर्मेशन, यानी अगर हम आईसीआईसीआई का सिड देख रहे हैं तो इसमें 18, 20, 50 चैप्टर हो सकते हैं, क्योंकि हर स्कीम का एक एक सिड होगा। लेकिन अगर हम साई देखेंगे उसके साथ, तो साई पूरी आईसीआईसीआई के बारे में एक होगा। तो साई इज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि कंजक्शन में पढ़ना जरूरी है। तो अब ये चैप्टर देखिए, टेबल ऑफ कंटेंट। आपको ये समझ आएगा कि इस सिड में, या कि जो कि एक पर्टिकुलर स्कीम की सारी जिक्र चीज़ें आपको दे रहा है, वो एब्रिविएशन, इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर, इस स्कीम में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, मिनिमम कितने इन्वेस्टर होंगे तो ये स्कीम चलेगा, इंफॉर्मेशन स्कीम की पूरी, टाइप ऑफ स्कीम, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, हु, हाउ विल द स्कीम एलोकेट इट्स एसेट। इतनी बारीकी सोचो, साफ साफ आपको बताया जाएगा इसमें कि एग्जैक्टली पैसा कैसे लगाऊंगा, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा। शेयर का नाम नहीं होगा, बट मॉडल होगा, मैं कहाँ लगाऊंगा ये भी बता रहा है फंड मैनेजर। व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। आप ध्यान रखें, फंडामेंटल एट्रीब्यूट में कोई भी बदलाव होगा तो एडेंडम इशू होगा, और ये पूरा का पूरा नया सिड इशू होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो इस तरह सारी यूनिट ऑफर क्या है, एडिशनल डिस्क्लोजर क्या है, पुराने स्कीम, हाउ वाज द स्कीम परफॉर्म्ड, पुराने स्कीम कैसे चले हैं और उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, फीस एंड एक्सपेंसेस क्या इसमें चार्ज की जाएंगे, एनुअल स्कीम रेकरिंग एक्सपेंस क्या रहने वाला है, लोड्स, आपके क्या हक हैं, राइट्स एंड यूनिट होल्डर्स, पेनल्टीज, पेंडिंग्स, लिटिगेशंस। फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर क्या होता है और स्कीम स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर क्या होता है। तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार को पूरा सिड को अच्छे से एक बुक की तरह पढ़ें, किसी एक स्कीम का सिड पकड़ लें, जो भी स्कीम आपको उचित लगती है, जिसमें आपने कभी इन्वेस्ट किया है या नाम सुना हुआ है, आप उस स्कीम का सिड खोल लें और ना साई को देख लें। साई बहुत सिंपल है। साई के अंदर आपको, जैसे मैंने कहा था, स्कीम नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी एक कंपनी के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। जैसे मान लो हम यहाँ पे हेलियोस म्यूचुअल फंड की साई खोलते हैं, तो ये इसके अंदर हेलियोस म्यूचुअल फंड अपना स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एसेट ट्रस्टी ये सब तो है ही है, एडिशनल क्या क्या होगा इसके ज़रा टेबल ऑफ कंटेंट देखें कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ म्यूचुअल फंड कौन कौन है, स्पॉन्सर इसमें कौन है हमारे इस कंपनी में, ट्रस्टी कौन है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कौन है, सर्विस प्रोवाइडर्स कौन है, कॉन्डेंस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी जो मेरी एनुअल रिपोर्ट रही है वो क्या है, हाउ टू अप्लाई, आपके राइट्स क्या है। तो राइट्स उसमें भी है, राइट्स इसमें भी है, यानी कि साई में भी है, अलग अलग स्कीम डिटेल्स में, और यहाँ एक कंसोलिडेटेड एक जगह लिखा है आपके राइट्स क्या है। बट इसमें देखेंगे तो स्कीम की पर्टिकुलर बातें नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट द एएमसी एंड एएमसी रिलेटेड थिंग्स। तो ये अंतर है सिड और साई में। तो साई इसीलिए कहता है हमेशा पढ़ना ज़रूरी है किसी भी स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है
कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द स्पॉन्सर, यानी जो स्पॉन्सर है उसके 3 साल का प्रॉफिट होना ज़रूरी है, तो उसकी वो डिटेल कहाँ छपती है, तो आप बताएंगे कि ये साई में छपती है। ट्रस्टीज़ की पूरी डिटेल, कौन कौन ट्रस्टी हैं और उनके कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं ट्रस्ट के, उसका डिटेल कहाँ छपता है, सिड में, साई में। तो आपको तुरंत नाम से ही समझ जाना है, सिड का मतलब स्कीम ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ तो स्कीम की बातें होंगी। जहाँ साई है वहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिलेगा कि ट्रस्टी कौन है, डायरेक्टर्स कौन है। तो ये थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंटली प्ले करना पड़ेगा और तो आपके सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे। सो अगर सम अप करें तो आपको सिड के बारे में पता चल गया कि इसमें सारी स्कीम का पूरा डिटेल होता है और म्यूचुअल फंड की जो स्कीम लॉन्च हुई है उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क क्या है, एक्सपेंस क्या है, मिनिमम अमाउंट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, कितने में स्कीम चलेगी, किसमें नहीं चलेगी, स्कीम कहाँ लगाने वाला है, कितना चार्ज करने वाला है, वगैरह वगैरह। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि साई में क्या होता है, तो साई के अंदर कंटेन स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द फंड हाउस। सो ये मेन अंतर है, ठीक है। फंड हाउस की डिटेल है इसके अंदर, स्पॉन्सर ट्रस्टी की पूरी पूरी जानकारी है। नाउ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, किम क्या होता है, तो किम हमने वहाँ खोला नहीं, आप खोल के वहाँ किम पढ़िएगा, तो इसी लिंक पे जो किम था, किम इज नथिंग बट अ समराइज वर्जन ऑफ सिड। सिड पढ़ना सबके लिए लंबा पढ़ सकता है, तो इसे 2 पन्ने में, 4 पन्ने में कवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया सेबी ने और कहा तुम ज़्यादातर सिड मत बांटो, सिड बहुत बड़ी हो जाती है, तुम किम डिस्ट्रीब्यूट किया करो लोगों को। सो किम इज़ वेरी रेडिली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अवेलेबल। पहले ज़माने में जब सब कुछ प्रिंट होता था तो किम का प्रिंट आउट पे ही एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता था। अब तो डिजिटल दुनिया हो गई, तो डिजिटल दुनिया में छोटा सा किम का डिटेल और फिर आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने का जगह इसमें अवेलेबल हो गया। बट अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको अपने ग्राहकों को हमेशा जब भी एप्लीकेशन लगवाएंगे या इन्वेस्टमेंट लगवाएंगे तो आपको कहना होगा कि सर प्लीज़ किम पढ़ लीजिए एक बार। ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट डीड जैसा मैंने कहा लीगल डॉक्यूमेंट है, इसको कभी भी आप देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी को मांग सकते हैं कि मुझे देखना है, तो वो आपको या तो जेरोक्स मुहैया कराएगी या आपको बुला के दिखाएगी। ट्रस्ट डीड के अंदर सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेबी ने एक्चुअली तय की है एक ट्रस्टी के लिए कि ले भाई तुम्हें ये देखना है, तो वो ट्रस्ट जब ट्रस्टी साइन करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के फॉर्मेशन के बाद, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह उनके लाइब्रेरी में रखी रहती है। सेबी ने एएमसी के ऊपर कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए हैं कि इन्वेस्टर्स उसका प्रोटेक्टेड रहे, जो निवेशक म्यूचुअल फंड में आए हैं वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहे। सो अगर हम इस तरह से देखें तो पूरी डिस्क्लोजर स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फैक्ट सीट, एनएवी एट्सेट्रा, ये एमफी के इस लिंक पे अवेलेबल है। आप लोग इस लिंक को कॉपी करके या फिर टाइप करके ये देखिएगा ज़रूर। उसमें आपको सारा एएमसी का, हर एएमसी को एमफी के साइट पे ये डालना ज़रूरी है। नाउ इसके अलावा पीरियोडिक एनएवीज, एनएवी तो रोज़ सुबह सुबह छप जाती है। तो ये देखिए, ये एमफी इंडिया का साइट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, जिसके मेंबर्स सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। अगर आज भारत में 47 म्यूचुअल फंड है तो 47 मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन के। उनके जो रिस्पेक्टिव एएमसी के एमडीज होते हैं वही यहाँ के मेंबर होते हैं, वही रिप्रेजेंट करते हैं। सो कल को 500 म्यूचुअल फंड भारत में होंगे तो इस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के 500 मेंबर होंगे। हर लोग यहाँ मिलके अपनी डिटेल्स और जानकारी पब्लिश करते हैं। जनता को कहा जाता है, जो इन्वेस्टर कॉर्नर है, कि आपको यहाँ सारी जानकारी अवेलेबल होगी लेटेस्ट। हर 2 तारीख को इसको अपडेट करती है, सारी एमसीज अपना डिटेल भेजती है। सो किसी भी जनता को अगर कोई भी जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड्स की तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर कॉर्नर पे आके ले सकते हैं। लेटेस्ट एनएवी डेली रात में यानी शाम में यहाँ कंप्लीटली अपडेट कर दिया जाता है। आप किसी भी हिस्टोरिक को भी यहाँ देख सकते हैं, एनएवी जिसे यूनिट का भाव कहते हैं। तो सेबी ये भी मैंडेट देती है ईएमसीज को कि आप लोग पीरियोडिक ऑडिट कराइए, अच्छे से रिपोर्ट करिए, एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पे अपने छापिए ताकि हमें पता हो आपने पैसे कितने चार्ज किए हैं, जितना आपको अलाउड है उतना ही किया है, कोई ज़्यादा तो नहीं, और उस पैसे का आप खर्च क्या कर रहे हैं बनाती है। और एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी सेबी स्टैब्लिश करती है और कहती है कि आपको इसको फॉलो करना है। तो ये सब सेबी ईएमसीज के ऊपर दबाव डालती है। एमफी, जो अभी अभी आपने नाम देखा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि फुल फॉर्म एमफी का क्या है, तो वो ठीक से आप देख लीजिएगा। उनके लिए हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे
तो एम्फी एक्चुअली हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, जिसे हम अग्नि कहते हैं, एम्फी गाइडलाइन एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। तो ये जो अग्नि होता है उसके बेस पे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना बिजनेस मैनेज करते हैं। एनआईएसएम का एग्जामिनेशन भी लेना, कंडक्ट करना, उसमें पास करने के बाद लोगों को रजिस्ट्रेशन देना, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये सारी चीज़ें एमफी देखती है। इसीलिए जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो ARN लेंगे, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको भी एमफी में रजिस्टर करना पड़ेगा। एमफी का ये भी रोल है कि हर 3 साल में ऑडिट करो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के, ड्यू डिलिजेंस देखो कि उन्होंने पूरा ड्यू डिलिजेंस पूरा किया है, निभाया है कि नहीं। अभी फ़िलहाल ये 100 करोड़ जिनका क्रॉस हो गया है AUM, यानी जिन्होंने जनता से 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है, अभी फ़िलहाल उन पे ही ड्यू से आप लोग देख लें। टीचिंग और गाइडिंग टिप्स फॉर योर क्लाइंट्स, अगर आप क्लाइंट होते और ये चैप्टर से आप क्या निकालते, या आप इस चैप्टर से जो निकाले हो अपने क्लाइंट को क्या बता सकते हो कि सर ये देखिए, ये हमारे देश में म्यूचुअल फंड कैसे फॉर्म्ड है, आप घबराइए मत, यहाँ पे स्पॉन्सर अकेला मालिक नहीं है, यहाँ ट्रस्टी होता है जो हम सभी यूनिट होल्डर्स का ओनर होता है, बेनिफिशियरी हम ही होते हैं, बट वो रजिस्टर्ड ओनर होता है। सर AMC अपने नियम कानून के तहत काम करती है, कस्टोडियन के पास सब कुछ सुरक्षित है, और RTA बड़े स्मूथली सीमलेसली आपके काम को अंजाम देता है, परचेज हो या रिडम्पशन हो। और सर आप ये सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, सिड साई किम साई के नाम पे ये अवेलेबल है सेबी के वेबसाइट पे भी। और सर ग्रीवियंस रिड्यूसल का यहाँ बहुत अच्छा सेबी का सिस्टम है, स्कोर के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सारी कंप्लेंट्स अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं। कंप्लायंस चेक सर बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड में की तो कंप्लायंस चेक रेगुलर होती ही होती है, जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटरमीडियरीज हैं उनका भी ड्यू डिलिजेंस ऑडिट हुआ करता है। तो चलिए आप चैप्टर 3 का ये टेस्ट लीजिए और ऑल द बेस्ट। उसके बाद मैं चैप्टर 4 पे आपसे फिर से मुलाकात कर रहा हूँ।
सो अगर सम अप करें तो आपको सिड के बारे में पता चल गया कि इसमें सारी स्कीम का पूरा डिटेल होता है, और म्यूचुअल फंड की जो स्कीम लॉन्च हुई है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क क्या है, एक्सपेंस क्या है, मिनिमम अमाउंट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट क्या है, कितने में स्कीम चलेगी, किस में नहीं चलेगी, स्कीम कहाँ लगाने वाला है, कितना चार्ज करने वाला है, वगैरह वगैरह। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि साई में क्या होता है, तो साई के अंदर कंटेन्स स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द फंड हाउस। सो ये मेन अंतर है, ठीक है। फंड हाउस की डिटेल है इसके अंदर, स्पॉन्सर ट्रस्टी की पूरी पूरी जानकारी है। नाउ की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, किम क्या होता है, तो किम हमने वहाँ खोला नहीं, आप खोल के वहाँ किम पढ़िएगा। तो इसी लिंक पे जो किम था, किम इज नथिंग बट अ समराइज वर्जन ऑफ सिड। सिड पढ़ना सबके लिए लंबा पढ़ सकता है, तो इसे 2 पन्ने में 4 पन्ने में कवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया सेबी ने, और कहा तुम ज़्यादातर सिड मत बांटो, सिड बहुत बड़ी हो जाती है, तुम किम डिस्ट्रीब्यूट किया करो लोगों को। सो किम इज़ वेरी रेडिली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अवेलेबल। पहले ज़माने में जब सब कुछ प्रिंट होता था तो किम का प्रिंट आउट पे ही एप्लीकेशन फॉर्म लगा होता था। अब तो डिजिटल दुनिया हो गई, तो डिजिटल दुनिया में छोटा सा किम का डिटेल और फिर आपको एप्लीकेशन अप्लाई करने का जगह इसमें अवेलेबल हो गया। बट अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको अपने ग्राहकों को हमेशा जब भी एप्लीकेशन लगवाएंगे या इन्वेस्टमेंट लगवाएंगे तो आपको कहना होगा कि सर प्लीज़ किम पढ़ लीजिए एक बार। ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्ट डीड जैसा मैंने कहा लीगल डॉक्यूमेंट है, इसको कभी भी आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी को मांग सकते हैं कि मुझे देखना है, तो वो आपको या तो जेरोक्स मुहैया कराएगी या आपको बुला के दिखाएगी। ट्रस्ट डीड के अंदर सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेबी ने एक्चुअली तय की है एक ट्रस्टी के लिए कि ले भाई तुम्हें ये देखना है, तो वो ट्रस्ट जब ट्रस्टी साइन करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के फॉर्मेशन के बाद, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह उनके लाइब्रेरी में रखी रहती है। सेबी ने एएमसी के ऊपर कुछ ऐसे कड़े नियम बनाए हैं कि इन्वेस्टर्स उसका प्रोटेक्टेड रहे, जो निवेशक म्यूचुअल फंड में आए हैं वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहे। सो अगर हम इस तरह से देखें तो पूरी डिस्क्लोजर स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फैक्ट सीट, एनएवी एक्सेट्रा, ये एमफी के इस लिंक पे अवेलेबल है। आप लोग इस लिंक को कॉपी करके या फिर टाइप करके ये देखिएगा ज़रूर। उसमें आपको सारा एएमसी का, हर एएमसी को एमफी के साइट पे ये डालना ज़रूरी है। नाउ इसके अलावा पीरियोडिक एनएवीज, एनएवी तो रोज़ सुबह सुबह छप जाती है, तो मैं एक बार आपको एमफी इंडिया का, सो मैं एक बार आपको mfindia.com का इस लिंक को दिखाता भी हूँ ताकि आप को आइडिया लग जाए। तो ये देखिए, ये एमफी इंडिया का साइट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, जिसके मेंबर्स सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। अगर आज भारत में 47 म्यूचुअल फंड है तो 47 मेंबर्स हैं इस एसोसिएशन के। उनके जो रिस्पेक्टिव एएमसी के एमडीज होते हैं वही यहाँ के मेंबर होते हैं, वही रिप्रेजेंट करते हैं। सो कल को 500 म्यूचुअल फंड भारत में होंगे तो इस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के 500 मेंबर होंगे। हर लोग यहाँ मिलके अपनी डिटेल्स और जानकारी पब्लिश करते हैं। जनता को कहा जाता है, जो इन्वेस्टर कॉर्नर है, कि आपको यहाँ सारी जानकारी अवेलेबल होगी लेटेस्ट। हर 2 तारीख को इसको अपडेट करती है सारी एमसीज, अपना डिटेल भेजती है। सो किसी भी जनता को अगर कोई भी जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड्स की, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर कॉर्नर पे आके ले सकते हैं। लेटेस्ट एनएवी डेली रात में यानी शाम में यहाँ कंप्लीटली अपडेट कर दिया जाता है। आप किसी भी हिस्टोरिक को भी यहाँ देख सकते हैं, एनएवी जिसे यूनिट का भाव कहते हैं, और या फिर देखिए डेट के हिसाब से 31 जनवरी का भाव यहाँ उपलब्ध है। 1 तारीख सैटरडे था और 2 संडे, तो इसलिए आपको उन 2 दिनों के एनएवीज़ यहाँ आज नहीं मिली है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 फरवरी को, तो अल्टीमेटली अब आज रात में एनएवी फिर से अपडेट हो जाएगी। तो सेबी ये भी मैंडेट देती है ईएमसीज को कि आप लोग पीरियोडिक ऑडिट कराइए, अच्छे से रिपोर्ट करिए, एनुअल रिपोर्ट वेबसाइट पे अपने छापिए ताकि हमें पता हो आपने पैसे कितने चार्ज किए हैं, जितना आपको अलाउड है उतना ही किया है, कोई ज़्यादा तो नहीं। और उस पैसे का आप खर्च क्या कर रहे हैं, खर्च भी आप गलत सलत नहीं कर सकते। आप किसी अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बायस्ड व्यवहार नहीं कर सकते। इन्वेस्टर्स के हित में ही आपको वो पैसे खर्च करने हैं।
आपको अच्छे फंड मैनेजमेंट का कॉस्ट देना है तो वो ठीक है, आपको एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग में खर्च कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर अपलिफ्टमेंट में खर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टर सर्विसेज में खर्च कर सकते हैं, तो वो सब नियम से भी बनाती है। और एक ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी से भी स्टैब्लिश करती है और कहती है कि आपको इसको फॉलो करना है, तो ये सब से भी ईएमसीज के ऊपर दबाव डालती है। एमफी, जो अभी अभी आपने नाम देखा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एक मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि फुल फॉर्म एमफी का क्या है, तो वो ठीक से आप देख लीजिएगा। तो एमफी जो है बेसिकली कोई रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, पहले तो आपको ये समझना है। एमफी कोई कंपनी नहीं है, ये एक तरह से एक एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल का एक एसोसिएशन है, और वो एक एथिकल प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर एजुकेशन के ऊपर उसका मेन दबाव रहता है। तो सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के मेंबर्स मिल के एक दूसरे के ऊपर ये प्रेशर बनाते हैं कि भाई हम जो कार्य करेंगे सही से करेंगे, और ये लोग कसम खाते हैं कि हम सेबी की जो रेगुलेशंस हैं उसी को फॉलो करेंगे, और जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जो मेरा उनको उनके लिए हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। तो एमफी एक्चुअली हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, जिसे हम अग्नि कहते हैं, एमफी गाइडलाइन एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरीज। तो ये जो अग्नि होता है उसके बेस पे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना बिजनेस मैनेज करते हैं। एनआईएसएम का एग्जामिनेशन भी लेना, कंडक्ट करना, उसमें पास करने के बाद लोगों को रजिस्ट्रेशन देना, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की ये सारी चीज़ें एमफी देखती है। इसीलिए जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो ARN लेंगे, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको भी एमफी में रजिस्टर करना पड़ेगा। एमफी का ये भी रोल है कि हर 3 साल में ऑडिट करो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के, ड्यू डिलिजेंस देखो कि उन्होंने पूरा ड्यू डिलिजेंस पूरा किया है, निभाया है कि नहीं। अभी फ़िलहाल ये 100 करोड़ जिनका क्रॉस हो गया है AUM, यानी जिन्होंने जनता से 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया है, अभी फ़िलहाल उन पे ही ड्यू डिलिजेंस का ये ऑडिट लागू है। बट कायदे से सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये ड्यू डिलिजेंस फॉलो करने का एक एमफी डिक्लेरेशन देती है। तो अगर सारी बातें मिला लें इस चैप्टर की, तो बहुत खास बात मैंने आपको कही। स्पॉन्सर के बारे में जान जाइए कि वो फंड सेटअप करता है और वही गाड़ियाँ और व्हीकल्स बनाता है। उसके बाद ट्रस्टी को अपॉइंट करता है ताकि, और ट्रस्टी को रूल बुक देता है। ट्रस्टी उसी ट्रस्टीज पे ट्रस्टी ओवरसीज, जो ट्रस्टीज़ हैं वो ओवरसीज़ करता है इसी ऑपरेशन टू इंश्योर कंप्लायंस। एएमसी जो होती है वो मैनेज करती है फंड्स पोर्टफोलियो एंड एग्जीक्यूट्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। कस्टोडियन जो होता है वो सेफगार्ड करता है सिक्योरिटीज़ का, और आरटीए जो होता है वो मेंटेन करता है इन्वेस्टर का सही रिकॉर्ड। तो ये जो आपने इन लोगों के बारे में पढ़ा, इस पे बेस्ड ये बड़े अच्छे से आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो इसको ठीक से आप लोग देख लें। टीचिंग और गाइडिंग टिप्स फॉर योर क्लाइंट्स, अगर आप क्लाइंट होते और ये चैप्टर से आप क्या निकालते, या आप इस चैप्टर से जो निकाले अपने क्लाइंट को क्या बता सकते हो कि सर ये देखिए, ये हमारे देश में म्यूचुअल फंड कैसे फॉर्म्ड है, आप घबराइए मत, यहाँ पे स्पॉन्सर अकेला मालिक नहीं है, यहाँ ट्रस्टी होता है जो हम सभी यूनिट होल्डर्स का ओनर होता है, बेनिफिशियरी हम ही होते हैं, बट वो रजिस्टर्ड ओनर होता है। सर एएमसी अपने नियम कानून के तहत काम करती है, कस्टोडियन के पास सब कुछ सुरक्षित है, और आरटीए बड़े स्मूथली सीमलेसली आपके काम को अंजाम देता है, परचेज हो या रिडम्पशन हो। और सर आप ये सारे डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, सिड साई किम साई के नाम पे ये अवेलेबल है सेबी के वेबसाइट पे भी। और सर ग्रीवियंस रिड्रेसल का यहाँ बहुत अच्छा सेबी का सिस्टम है, स्कोर के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सारी कंप्लेंट्स अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं। कंप्लायंस चेक सर बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड में की तो कंप्लायंस चेक रेगुलर होती ही होती है, जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंटरमीडियरीज हैं उनका भी ड्यू डिलिजेंस ऑडिट हुआ करता है। तो चलिए आप चैप्टर 3 का ये टेस्ट लीजिए और ऑल द बेस्ट। उसके बाद मैं चैप्टर 4 पे आपसे फिर से मुलाकात कर रहा हूँ।